और शालिनी को लेकर फार्म हाउस पहुंचा, जहां शादी की तैयारी देखकर मधु और शालिनी हैरान रह गई। ऋषभ मुस्कुराते हुए शालिनी से बोला, मम्मा जाए, अपनी बहू को दुल्हन की तरह तैयार करके ले आइए। शालिनी ने तुरंत मधु को अपने गले से लगाया और गुस्से में बोली, कभी नहीं ऋषभ, क्योंकि मधु पहले से ही मेरी बहू है, मेरे करण की पत्नी है, और जो तू कर रहा है वो गैरकानूनी है, गुनाह है। भाड़ में गया आपका कानून। मेरी दुनिया में सिर्फ मेरा कानून चलता है, जिसके हिसाब से मुझे मधु से शादी करनी है और फिर उसे और आपको लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जाना है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। इसलिए जाए और जाकर मधु को रेडी करके लाइए, क्योंकि ये मेरी पहली शादी है और मैं अपनी शादी पूरे रीति रिवाज से करना चाहता हूँ, ताकि आपको मुझसे इस मामले में कोई शिकायत ना रहे। ये सब सुनकर शालिनी कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी ऋषभ फिर से बोला, जाए मम्मा, मधु को लेकर जाए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ये शादी आपके लाडले बेटे की लाश पर होगी। वहां सामने देखिए। उसके इतना कहते ही शालिनी और मधु ने उस ओर देखा जहां ऋषभ ने इशारा किया था। करण को बेहोशी की हालत में एक पिल्लर से बंधा देख मधु तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसने करण के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और रोते हुए बोली, करण प्लीज उठिए, प्लीज अपनी आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए प्लीज। पर जब करण को होश नहीं आया तो वो उसके गले लगकर रोने लगी। तभी ऋषभ उसके पास आया। उसने उसे खींचकर करण से दूर किया और करण के सिर पर गन तानकर बोला, प्यार करती हो ना इससे, तो अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम चाहती हो कि एक भाई के हाथों दूसरे भाई की जान ना जाए तो चुपचाप रेडी होकर मंडप में आ जाओ, वरना तुम्हारा करण जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मधु गुस्से में बोली, ठीक है, मत करो। इतना कहकर ऋषभ ने करण की कनपट्टी पर रखी गन चला दी। गन चलते ही एक पल के लिए मधु की सांसें थम गई और वो जोर से चीखी, करण। शालिनी भी चीखती हुई उनकी ओर दौड़ पड़ी, पर तभी ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। उसके इस तरह हंसने की वजह से मधु ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो करण ठीक था। वो तुरंत करण के पास आए और उसके चेहरे को छूकर देखने लगी। करण को सही सलामत देखकर उसकी जैसे सांसें फिर से चलने लगी। शालिनी भी करण को छूकर रोने लगी। जाओ मधु, जाकर रेडी हो जाओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी ऋषभ फिर से बोला। मधु ने नफरत भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तभी शालिनी ने उसे चलने का इशारा किया तो मधु बिना कुछ कहे करण की ओर देखते हुए उनके साथ चली गई। उसके जाते ही ऋषभ ने अपने एक आदमी से पूछा, रघु इसे होश कब तक आएगा? बस थोड़ी देर में आ जाएगा, रघु ने जवाब दिया। ऋषभ मुस्कुरा दिया। इधर आरव तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और नंदिनी उसके बगल में बैठी कुछ सोच रही थी। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, नंदिनी तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। अभी तो तुम पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो, कैसे ऋषभ भैया का सामना करोगी? वो अब पहले से भी ज्यादा गिर चुके हैं, वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान भी ले सकते हैं तुम्हारी। सिर्फ अपनी जिंदगी खो देने के डर से मैं ऋषभ को मधु को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकती आरव। उसके पापों का घड़ा अब भर गया है, जिसे अब फूटना ही होगा, क्योंकि इस बार जो गुनाह वो करने जा रहा है वो उस गुनाह से भी ज्यादा बड़ा होगा जो उसने मेरे साथ किया था। मधु प्रेग्नेंट है और अगर ऋषभ ने इस हालत में उसे और उसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मधु खुद को कभी नहीं संभाल पाएगी और ना करण खुद को कभी माफ कर पाएगा। इसलिए हमें ऋषभ को हर हाल में रोकना ही होगा। तुम टेंशन मत लो नंदिनी, करण भैया के होते हुए वो भाभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस बार भैया ने उन्हें अपने जाल में फंसाने की पूरी तैयारी की हुई है। ऋषभ भैया को लगता है कि ये जो कुछ भी उन्होंने किया है वो उनका प्लान है, पर हकीकत तो कुछ और ही है। आरव मुस्कुराते हुए बोला। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, मैं समझी नहीं आरव। थोड़ी देर में सब समझ जाओगी, पहले हम शादी के मंडप तक तो पहुंच जाए। आरव गाड़ी को दाएं घुमाते हुए बोला। शादी के मंडप तक? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। आरव ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, हाँ नंदिनी, ये कहानी तुम्हारी और करण भैया की शादी के मंडप से शुरू हुई थी और आज शादी के मंडप पर जाकर ही खत्म होगी। नंदिनी सोच में पड़ गई। इधर शालिनी मधु को दुल्हन बनाकर बाहर लेकर आई। ऋषभ की नजर जैसे ही मधु पर पड़ी तो वो मुस्कुराया और उसके पास आकर बोला, वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है मधु कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत शायद ही इस दुनिया में कोई और हो। आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी 3 साल पहले लगती थी। भगवान ने कुछ ज्यादा ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें।
सिर से लेकर पैर तक कयामत लगती हो। उसने मधु को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर शालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत पार कर अपनी मर्यादा ऋषभ, और बंद कर ये खेल। ऋषभ मुस्कुरा दिया, आपका हुक्म सर। आंखों पर मां। नहीं करता मैं अपनी मर्यादा पार, क्योंकि कुछ देर में तो मेरी और मधु की शादी हो जाएगी। उसके बाद तो मेरे पास मधु को छूने का परमिट होगा, है ना? शालिनी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर ऋषभ उनका हाथ पकड़कर बोला, इस बार अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया मम्मा, तो खून आपके छोटे बेटे का बहेगा। शालिनी उसे नफरत से देखने लगी, तो ऋषभ ने उनका हाथ छोड़ दिया और मधु की कलाई पकड़कर बोला, चलो मधु, शादी का मुहूर्त हो गया है। मधु कुछ समझ पाती उसके पहले ऋषभ उसे मंडप की ओर ले जाने लगा। शालिनी ऋषभ को रोकने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ऋषभ के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। मधु अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे ऋषभ, छोड़ो। ऋषभ उसे खींचते हुए मंडप की ओर बढ़ने लगा और बोला, मेरी मम्मा को पूरे आदर के साथ मंडप के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया जाए, ताकि वो मेरी शादी एंजॉय कर सके और मेरी शादी में कोई विघ्न न डाल पाए, और मेरे भाई को भी होश में लाया जाए, क्योंकि उसके बिना इस शादी में मुझे मजा नहीं आएगा। ऋषभ छोड़ दे मधु को, शालिनी चीखते हुए बोली, पर ऋषभ ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके आदमियों ने उसे एक कुर्सी पर बांध दिया। ऋषभ मधु को जबरदस्ती मंडप में ले आया। मधु खुद को छुड़ाते हुए करण को पुकार रही थी। तभी ऋषभ के कुछ आदमियों ने बाल्टियां भर के करण के ऊपर पानी फेंका, ताकि वो होश में आ जाए। पानी पड़ते ही करण को होश आने लगा। होश में आते ही उसने जैसे ही ऋषभ को मधु की कलाई पकड़े देखा, तो खुद को छुड़ाते हुए जोर से चीखा, ऋषभ हाथ छोड़ उसका। उसकी आवाज सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो ऋषभ से अपनी कलाई छुड़ाकर करण की ओर दौड़ने लगी, पर ऋषभ ने फिर से उसकी बांह पकड़ ली और करण से बोला, अगर है हिम्मत तो छुड़ा ले अपनी बीवी का हाथ मेरी पकड़ से। वादा करता हूँ, अगर तू कामयाब हो गया तो मधु को तेरे साथ यहाँ से जाने दूंगा, पर अगर नहीं छुड़ा पाया तो चुपचाप मेरी और मधु की शादी देखनी होगी तुझे। हिम्मत की बातें वो करते हैं ऋषभ जो शेर का दिल रखते हैं और दुश्मन के इलाके में अकेले घुसने की हिम्मत करते हैं, पर तेरे जैसा बुजदिल इंसान जो अपना बदला लेने के लिए औरतों का इस्तेमाल करता है, वो क्या अपने दम पर मुझसे लड़ेगा? करण खुद को खोलने की कोशिश करते हुए बोला। ऋषभ ने मधु की बांह छोड़ी और करण को घूरा, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ताकत और अपनी मोहब्बत पर? तो ठीक है, पूरी की मैंने तेरी ये ख्वाहिश। आज ये जंग सिर्फ हम दोनों के बीच होगी और जीतने वाले का इनाम मधु होगी। खोल दो इसे और हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। उसके आदमियों ने तुरंत करण को खोल दिया। मधु दौड़ती हुई उससे जा लिपटी और रोते हुए बोली, नहीं करण, प्लीज नहीं। करण ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से छुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मधु आज इस जंग को खत्म हो जाने दो, क्योंकि जब तक ये जिंदा है हमें सुकून से जीने नहीं देगा और ना जाने कितनी जिंदगियों के साथ खेलेगा। नहीं करण, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। ये आपकी पीठ पर वार करने से भी पीछे नहीं हटेगा, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। करण ने ये सुनकर उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर पूछा, किस पर भरोसा नहीं है तुम्हें मधु? मुझ पर या फिर अपने महाकाल पर? मधु रोते हुए उससे लिपट गई। ऋषभ ये देखकर मुस्कुराया और बोला, एक आखिरी बार करण को जी भर के देख लो मधु, क्योंकि आज के बाद तुम दोबारा इसका चेहरा कभी नहीं देख सकोगी। करण ने मधु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, महादेव की पूजा करती हो ना मधु, तो तुमने तो ये अच्छे से सुना ही होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़ सके जो भक्त हो महाकाल का। महादेव पर भरोसा रखो मधु, उन्होंने तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरा है, तो कुछ नहीं होगा मुझे। इतना कहकर उसने मधु को अपने पीछे किया। ऋषभ उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते देख करण अपने पीछे खड़ी मधु से बोला, मुझ पर भरोसा रखना मधु, मैं ऋषभ को जीतने नहीं दूंगा, इसलिए इस जंग में चाहे जो हो तुम हम दोनों के बीच में आकर अपनी और हमारे बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डालोगी, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, समझी तुम? पर मधु ने पीछे से करण को बहुत जोर से पकड़ लिया। ऋषभ जैसे ही उसके करीब आया तो करण ने मधु के हाथ अपने कंधे से हटाए और बोला, पीछे हटो मधु। नहीं करण, मधु रोते हुए बोली। तो करण गुस्से में जोर से चीखा, पीछे हटो मधु, और खबरदार जो तुम हम दोनों की लड़ाई के बीच आए, पीछे हटो। करण को गुस्से में देखकर मधु ने 2 कदम पीछे ले लिए। तभी शालिनी बोली, ऋषभ भाई है ये तेरा,
क्यों अपने ही सगे भाई की जान लेने पर तुला है? नहीं है ये मेरा भाई नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है ये मेरा, जिसने बचपन से लेकर अब तक मुझसे सिर्फ छीना ही छीना है। पर आज मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ, ऋषभ गुस्से में बोला। और उसने करण को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया, पर करण ने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरे लिए भी तू मेरा कोई नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपनी जन्म देने वाली माँ को इस तरह बांधकर रख सकता है, अपने ही छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखता हो, मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता हो, उससे मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने अपने दूसरे हाथ से ऋषभ के मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया। उसके होंठों से खून बहने लगा। ऋषभ ने उठकर फिर से उस पर हाथ उठाया। दोनों एक दूसरे से भीड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। शालिनी ये सब देखकर रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, ये सब आप क्या कर रहे हो? क्यों मेरे बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आपस में लड़वा रहे हो? रोक दीजिए ये सब, रोक दीजिए। मधु को भी ये सब देखकर घबराहट होने लगी। उसने अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ा और मन ही मन बोली, मेरे करण को कुछ मत होने देना महादेव, प्लीज कुछ मत होने देना। ये मंगलसूत्र आपके आशीर्वाद के साथ करण ने मेरे गले में पहनाया है, तो इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा और करण का भरोसा अपने पर से उठने मत देना महादेव, मेरे पति का साथ देना। करण और ऋषभ की लड़ाई में दोनों को ही चोटें लग रही थी, पर इस लड़ाई में करण ऋषभ पर भारी पड़ रहा था। लड़ते लड़ते ऋषभ ने डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल हुए एक लोहे की पाइप को उठा लिया और करण को मारने लगा, पर करण ने उस पाइप को पकड़कर ऋषभ के पेट में अपनी कोहनी दे मारी। वो जमीन पर जा गिरा। करण उस पाइप को हाथ में लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। ऋषभ ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा कर दिया, तो उसके आदमी ने एक दूसरा पाइप उठाया और पीछे से करण के सिर पर वार कर दिया। करण के हाथ से पाइप छूट गया। करण, मधु उसे पुकारती हुई उसकी ओर दौड़ पड़ी, पर करण अपने सिर को पकड़कर जोर से चीखा, नहीं मधु, यहाँ मत आना, वहीं रुक जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। पर मधु ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके पास आने लगी, पर तभी ऋषभ के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। करण ने अपने सिर से हाथ हटाकर अपनी हथेली देखी तो उसके सिर से खून बह रहा था। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों से ऋषभ की कॉलर पकड़ी और उसे मारने लगा। ऋषभ खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं पाया, तो जोर से चीखा, अब देख क्या रहे हो मुझे, मारो इसे। उसके इतना कहते ही उसके सारे आदमी एक साथ करण पर टूट पड़े। करण अकेले उनसे लड़ रहा था, पर ऋषभ के किसी आदमी की पकड़ में नहीं आ रहा था। ऋषभ के आधे आदमी अधमरे हो चुके थे। ये देखकर ऋषभ ने फिर से उस लोहे की पाइप को उठाया और पीछे से करण की पीठ पर दे मारा। करण ने खुद को संभाला और ऋषभ की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों में जैसे ऋषभ को जान से मारने का खून सवार था। ऋषभ ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी ऋषभ के एक आदमी ने वही पाइप करण के पैर में मार दिया। करण ने ऋषभ की गर्दन छोड़ दी और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ऋषभ के सारे आदमी एक साथ करण को मारने लगे। प्लीज ऋषभ, मत मारो उन्हें, रोक लो अपने आदमियों को, मधु रोते हुए बोली। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए फिर से लोहे का पाइप उठाया और करण के सिर में दे मारा। करण खुद को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। ये देखकर शालिनी ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। करण के बेहोश होते ही मधु जमीन पर बैठकर रोने लगी, पर तभी ऋषभ उसके पास आया। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए शादी के मंडप की ओर ले जाने लगा। करण, करण उठो, करण, मधु जोर जोर से चीखने लगी, पर ऋषभ जबरदस्ती उसे शादी की बेदी पर बैठाने लगा। शालिनी गुस्से में रोते हुए बोली, मत कर ये पाप ऋषभ। जो औरत माँ बनने वाली हो, शास्त्रों के हिसाब से उसके फेरे नहीं हो सकते हैं। छोड़ दे मधु को, जाने दे उसे और करण को। उसकी बातें सुनकर ऋषभ 2 पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, यू आर राइट मम्मा। अच्छा हुआ जो आपने मुझे ये याद दिला दिया कि मधु से शादी करने से पहले मुझे करण की इस निशानी को मिटाना था। नहीं ऋषभ, शालिनी घबरा कर बोली। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखा और बोला, तुम्हारा करण तो गया मधु, मार दिया मैंने उसे। मधु ने करण की ओर देखा जो जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। उसे ऐसे देखकर मधु का रोना बंद हो गया और वो बुत बनी उसे देखने लगी। तभी ऋषभ फिर से बोला, जब करण ही नहीं रहा तो उसकी निशानी को भी तो उसके पास जाना होगा ना। एक बच्चे को उसके पिता से दूर करने का पाप मैं नहीं करना चाहता मधु। अब मेरा भाई तो रहा नहीं, तो कुछ देर का अफसोस व्यक्त करना तो बनता है, इसलिए इस शादी को कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं।
पहले इस बच्चे के साथ करण का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। माँ, आप करण और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार एक साथ कर देना। कुर्सी पर बंदी शालिनी करण को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पर तभी ऋषभ अपने आदमियों से बोला, खड़े रहने के रुपए नहीं दिए मैंने तुम लोगों को, पकड़ो इसे। उसके इतना कहते ही उसके आदमियों ने मधु को पकड़ लिया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए फिर से उस लोहे के पाइप को उठाया और मधु की ओर बढ़ने लगा। नहीं ऋषभ, प्लीज नहीं, शालिनी उसे रोकते हुए बोली। पर ऋषभ के कदम मधु की ओर बढ़ रहे थे। मधु को जैसे कोई होश ही नहीं था। उसने करण को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी रोते हुए फिर से बोली, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ ऋषभ, मत कर ये पाप, छोड़ दे मधु को। पर ऋषभ ने उनकी एक नहीं सुनी और पूरी ताकत से पाइप मधु के पेट पर मारने लगा। पर तभी करण ने आकर उस पाइप को पकड़ लिया और बोला, करण की बाजुएं इतनी कमजोर नहीं है ऋषभ कि एक लोहे के पाइप से टूट जाए और अपनी पत्नी और बच्चे की हिफाजत ना कर सके। ऋषभ गुस्से में तमतमा गया। पर तभी करण ने वही पाइप उसके सिर में दे मारा। ऋषभ के सारे आदमी मधु को छोड़कर करण को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी आदि पुलिस के साथ वहां आ गया। पुलिस ऋषभ के सारे आदमियों को अरेस्ट करने लगी। आदि ने भी दौड़कर शालिनी को खोल दिया। मधु, शालिनी दौड़ती हुई बेहोश मधु के पास आए। मधु, कुछ नहीं हुआ है करण को, देख वो बिल्कुल ठीक है। मधु। इधर करण बुरी तरह ऋषभ को मार रहा था। रोहित और आरव भी बाकी सबके साथ वहां आ गए। इंस्पेक्टर साहब करण को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे, पर कमिश्नर साहब उनका हाथ पकड़कर बोले, नहीं, मत रोको करण साहब को। ऋषभ खुराना जैसे लोग समाज पर धब्बा होते हैं, इनका अंत ही समाज की भलाई है। इतने गुनाह किए हैं इसने कि अब इसे सजा मिलना जरूरी हो गया है। पर अगर हमने आज ये सोचकर इसे जिंदा छोड़ दिया कि ये कानून का मुजरिम है और इसे सजा देने का हक कानून का है, तो ना जाने कितने सालों तक कोर्ट में केस चलता रहेगा और उसका नतीजा ये होगा कि ये अपने पैसों के दम पर एक दिन जेल से बाहर आ जाएगा और फिर किसी नंदिनी, किसी मधु की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। इसलिए इसका यही मर जाना ही सही होगा। कमिश्नर की बातें सुनकर इंस्पेक्टर भी सोच में पड़ गए और फिर बोले, आप ठीक कह रहे हैं कमिश्नर साहब। इस आदमी ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बच्ची 3 सालों तक जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। इस आदमी के इस गुनाह की सजा तो सिर्फ मौत ही हो सकती है और इसे मौत देने का हक भी मिस्टर खुराना का ही बनता है, क्योंकि ये आदमी उनके और उनके होने वाले बच्चे की जान लेने पर उतर आया था। इतना कहकर वो भी चुपचाप खड़े होकर ऋषभ को पिटते देखने लगे। करण ने गुस्से में ऋषभ की कॉलर पकड़ी। कहा था ना मैंने कि इस बार अगर तूने मधु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने इतना कहकर ऋषभ के पेट में अपना घुटना दे मारा। ऋषभ जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसकी नजर शांति पर पड़ी, जो उसे इस हालत में देखकर रो रही थी। ऋषभ गुस्से में बोला, आज आपने ये साबित कर दिया मोम कि आपने मुझे जन्म नहीं दिया। मैंने आप पर भरोसा किया था और आपने मेरी जगह करण का साथ दिया। शांति रोते हुए बोली, तूने भी तो मुझसे झूठ बोला ऋषभ कि तू बदल गया है और तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है। तू नंदिनी से अपने किए की माफी मांगना चाहता है, यही कहा था ना तूने मुझसे। पर तुझे किसी से कोई माफी नहीं मांगनी थी। तू नंदिनी की जान लेने वहां आया था। तूने मुझसे ये भी झूठ बोला कि तू बस शालिनी से मिलना चाहता है। इसलिए मैंने तुझे बताया था कि शालू आज मधु के साथ मंदिर जा रही है, पर तूने क्या किया, उन्हें यहाँ ले आया। मधु को पाने के लिए एक अजन्मे बच्चे की जान लेनी चाहिए तूने। इसलिए मैंने करण को सुबह ही सब कुछ बता दिया था और जब बड़ी माँ ने मुझे तेरी सीक्रेट जगहों के बारे में बताया तो मुझे तेरा ये घटिया खेल पता करने में चंद मिनट भी नहीं लगे। तू मम्मा और मधु को इसलिए यहाँ ला पाया क्योंकि मैंने तुझे उन्हें यहाँ लाने दिया। मुझे तुझे सिर्फ अरेस्ट ही नहीं करवाना था, बल्कि तेरी इस सारी गैंग को भी पकड़ना था, क्योंकि इनकी वजह से ही तू बार बार बचकर निकल जाता है। करण ने इतना कहकर फिर से उसे मारना शुरू कर दिया और उसे तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गया। उसके गिरते ही आरव ने करण के पास आकर पूछा, भैया आप ठीक हो ना? आई एम सॉरी भैया, हमें यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली रास्ते में एक तेल का टैंकर सड़क पर लुढ़क गया था, जिसकी वजह से रास्ता बंद कर दिया गया था। हमें दूसरे रास्ते से आना पड़ा, पर वो रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए हमें देर हो गई। आप ठीक हो ना? करण ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ। हाँ ठीक हूँ। आरव उसके गले लग गया। इंस्पेक्टर और कुछ हवलदारों ने ऋषभ को उठाया और उसे ले जाने लगे।
वहीं खड़ी नंदिनी नफरत भरी नजरों से ऋषभ को देख रही थी। करण दौड़ता हुआ मधु के पास आया, जो शालिनी की गोद में बेहोश पड़ी थी। करण उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, मधु मधु मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। सारा परिवार वही उसके पास जमा था और मधु को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे होश आ ही नहीं रहा था। तभी नंदिनी बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो फार्म हाउस में बने किचन को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगी। करण ने मधु को अपने सीने से लगाया और बोला, आई एम सॉरी मधु, सब कुछ जानते हुए भी मुझे तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज मधु। कुछ सेकेंड बाद मधु को होश आ गया। आंखें खुलते ही करण को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने करण के चेहरे को छुआ तो करण ने फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। बाकी सारे घरवालों के चेहरों पर भी मुस्कान थी। करण ने पास बैठी शालिनी के गाल को छूकर पूछा, मम्मा आप ठीक हो ना? शालिनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो करण ने उन्हें भी अपने सीने से लगा लिया। पुलिस ऋषभ को उस फार्म हाउस से बाहर ले आई, पर तभी ऋषभ ने अपनी आंखें खोल ली और खुद को उनकी पकड़ से छुड़ा लिया। उसने बहुत ही तेजी से अपनी जेब से एक छोटा बम निकालकर उस फार्म हाउस की ओर फेंक दिया। उसके बम फेंकते ही फार्म हाउस में धमाके के साथ आग लगने लगी। पुलिस ने ऋषभ को पकड़ने की कोशिश की, पर वो तेजी से अंदर की ओर भाग गया। आग लगते देख वहां हड़कंप मच गया। सब लोग तेजी से वहां से बाहर भागने लगे। रोहित चारों ओर आग देखकर करण से बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए करण। करण ने तुरंत मधु को अपनी बाहों में उठाया और बाकी सब से बोला, आप सब लोग चलिए, मैं मधु को लेकर आता हूँ। सब लोग तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़े और कुछ ही देर में सब बाहर आ भी गए। करण ने बाहर आते ही मधु को एक चेयर पर बैठाया और जलते हुए फार्म हाउस की ओर देखने लगा। आरव ने चारों ओर नजरें घुमा कर देखा तो उसे नंदिनी कहीं नजर नहीं आई। भैया नंदिनी यहाँ नहीं है। आरव घबरा कर बोला तो शांति अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, नंदिनी तो मधु के लिए पानी लेने अंदर गई है। उनके इतना कहते ही आरव और रोहित फिर से फार्म हाउस की ओर दौड़ पड़े। रोहित, मीरा भी चीखती हुई अंदर जाने लगी, पर करण ने उसकी बाह पकड़ ली। तुम मधु के साथ रहो, मैं सबको लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो दौड़ता हुआ अंदर चला गया। इंस्पेक्टर भी उनके पीछे ही अंदर भागे। वनराज ने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए फोन कर दिया। इधर मधु को तलाशते हुए ऋषभ खुद से बोला, तुम्हें लिए बिना तो आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा मधु। दूसरी ओर नंदिनी आग की वजह से किचन से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि बाहर निकलने के रास्ते पर आग बहुत तेज थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने वहां रखे फ्रिज को खोला और सारी बोतलों का पानी एक तपेली में डालकर दरवाजे की ओर फेंक दिया। तभी वहां आरव आ गया और सारा पानी उस पर जा गिरा। ये क्या कर रही हो नंदिनी? ये क्या होली खेलने का वक्त है? चलो यहाँ से। आरव की आवाज सुनते ही नंदिनी जल्दी से बाहर आई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और आग से बचते हुए बाहर निकलने लगा। वो मेन डोर के पास पहुंचते ही नंदिनी से बोला, तुम जाओ नंदिनी, मैं रोहित को लेकर आता हूँ। नंदिनी ने अपना सिर हिला दिया तो आरव फिर से अंदर चला गया। तभी मधु को ढूंढ रहे ऋषभ की नजर नंदिनी पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मधु ना सही, नंदिनी ही सही। इतना कहकर वो नंदिनी की ओर बढ़ने लगा। नंदिनी ने जैसे ही उसे अपनी ओर आते देखा तो भागने लगी, पर तब तक आग मेन डोर तक पहुंच गई। नंदिनी खुद को ऋषभ से बचाने के लिए फिर से अंदर की ओर दौड़ पड़ी। ऋषभ भी उसके पीछे भागा। उनके वहां से जाते ही रोहित और आरव दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे पर लगी आग देखकर उनके कदम रुक गए। रोहित ने नजरें घुमाकर देखा तो उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसने तुरंत आरव की कलाई पकड़ी और बोला, आरव हमें खिड़की से निकलना होगा। दोनों खिड़की की ओर बढ़े। उन्होंने पैरों से खिड़की तोड़ी और फिर बाहर आ गए। इधर नंदिनी को ढूंढने किचन में पहुंचा करण आग में फंस गया। ऋषभ ने भी उससे बचकर भागती नंदिनी को पकड़ लिया, पर नंदिनी ने उसके हाथ पर बहुत जोर से काटा और वहां से भागने लगी। वो कुछ दूर ही गई थी कि तभी उसके पीछे आ रहे ऋषभ पर छत से टूटकर एक बड़ा सा मजबूत पटिया आ गिरा और ऋषभ का शरीर उसके नीचे दब गया। कुछ गिरने की आवाज सुनकर नंदिनी ने पलटकर देखा तो ऋषभ पटिये के नीचे दबा हुआ था। नंदिनी उसे ऐसे देखकर मुस्कुराई और वहां से जाने लगी, पर फिर अचानक से उसके कदम रुक गए और वो मन ही मन बोली, नंदिनी तू यूं किसी को मरता छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तूने ऐसा किया तो तुझमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। वो ऋषभ को बचाने के लिए पलटी ही थी कि उससे वो सब याद आने लगा जो ऋषभ ने उसके साथ किया था।
उसके कदम एक बार फिर रुक गए और वो गुस्से में वहां से जाने लगी। पर तभी उसने आग को ऋषभ की ओर बढ़ते देखा और वो दौड़ती हुई ऋषभ की मदद के लिए आ गई और पूरी ताकत लगाकर उस पर गिरे पटिये को हटाने की कोशिश करने लगी। ऋषभ उसे एकटक हैरानी से देखने लगा। लेखिका कविता वर्मा।